ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 2 के जितने भी हमने टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स देख लिए हैं हमने यूनिट 2 के? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर देख लिया है, हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं, हमने सॉफ्टवेयर स्कोप को कवर कर लिया है, एस्टिमेशन टेक्निक्स देख ली हैं, डिकम्पोजिशन टेक्निक देखी थी, और हमने एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक देखी थी। ठीक है, फिर हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एनालिसिस किया हुआ था, और आज हम रिस्क मैनेजमेंट देखने वाले हैं। तो इन दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था वो हमने देखा था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के बारे में कवर किया हुआ था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है, कोकोमो मॉडल क्या है, कैटेगरीज क्या है। ठीक है, तो कोकोमो कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल है, वो हमने इसको डेवलप करा है। इसको 3 कैटेगरी में हम इसके जो प्रोजेक्ट टाइप है उसको डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। ये इसकी पर्टिकुलर 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, देन ये जो तीनों कैटेगरीज है इसमें डिपेंड करता है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सो डिपेंड्स अपॉन किस तरीके का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा उस पर्टिकुलर कि जो आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टाइप है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक, सो हमने देखा हुआ था कि जो हमारा सबसे पहला टाइप था ऑर्गेनिक टाइप। तो ऑर्गेनिक टाइप में क्या सपोर्ट होता था? ऑर्गेनिक टाइप बेसिकली वर्क करता था कि जहाँ पर हम देखते थे कि जो भी हमारे डेवलपर्स हैं वो कैसे डेवलपर्स होंगे, तो वो डिपेंड करता था कि कौन से डेवलपर की कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिफाइन किया गया है। कि अगर वेल नोन है, सब कुछ रिक्वायरमेंट्स पहले से ही क्लियर है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन कॉल एट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको हम कह सकते हैं अगर हमें पहले से ही डिफाइंड है उसकी पूरी पहले से उसकी रिक्वायरमेंट प्री डिफाइंड है, तो उस पर्टिकुलर को हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से, तो हम उसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट टाइप। ठीक है, दूसरा है सेमी डिटैच्ड टाइप, जिसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है, इज अ मिक्सचर ऑफ द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स एंड द फ्रेशर्स, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो जहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टाइप को सेमी डिटैच्ड कहा गया है। ठीक है, एंड द लास्ट वन एम्बेडेड। एम्बेडेड में क्या बताया गया था कि एम्बेडेड में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर्स का यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल एटीएम एंड ऑल। इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में क्या रहता है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में हम बात करते हैं द लास्ट वन दैट इज द सेमी ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। ठीक है, एम्बेडेड के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर करा हुआ था। अब आगे हम क्या देखते हैं, ला वी विल कवर अबाउट रिस्क। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट रिस्क। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज रिस्क, रिस्क होता क्या है। ठीक, सो व्हाट वी कैन से, टुमारोज प्रॉब्लम आर टुडेज रिस्क, राइट, कि कल क्या होने वाला है, ये कल जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी वो आज के लिए क्या है, रिस्क। तो हम एक क्लियर डेफिनेशन दे सकते हैं रिस्क की। व्हाट इज रिस्क? इट इज अ प्रॉब्लम दैट कॉज सम लॉस और थ्रेटन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो रिस्क क्या है, एक प्रॉब्लम है जो आगे फ्यूचर में होने वाले लॉस या उससे होने वाली उसके ड्रॉबैक्स को, उसकी प्रोग्रेस को, कि प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, उन चीज़ों के लिए हमको क्या करता है, एक पर्टिकुलर उसके लिए एनालिसिस करनी पड़ती है। एक हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि क्या कुछ हो सकता है अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आई तो, जो अभी तक नहीं आई है। ठीक, अब पोटेंशियल जो हमारा रिस्क है उसमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, तो किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंच सकता है, रिस्क से कुछ चीज़ों को नुकसान पहुंच सकता है, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं।
इट मे कॉज हार्म, किनको नुकसान पहुंच सकता है, कॉस्ट, शेड्यूल और टेक्निकल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। सो किन किन चीज़ों को हार्म पहुंच सकता है, कॉस्ट, कि अगर मान लीजिए इन बिटवीन अगर कहीं पर कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इट विल डायरेक्टली इफेक्ट टू इट्स कॉस्ट, कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा कि अभी एट प्रेजेंट जो हमने रिक्वायरमेंट लिया था, रिक्वायरमेंट के बाद हमने जो एनालिसिस किया था और उसमें हमने जो प्लानिंग करके हमने आइडेंटिफाई करा था कि ये जो हमारा बजट है वो इतने पर्टिकुलर बजट में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके के प्रेडिक्शंस किए गए थे। लेकिन क्योंकि अब कुछ रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है, देयर आर सम अनसर्टेनिटी, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो पहले से आइडेंटिफाइड नहीं है। तो जो पहले से आइडेंटिफाइड नहीं है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कॉस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है कि कॉस्ट नहीं मिल पा रही है, शेड्यूल का प्रॉब्लम आ सकता है कि प्रॉपर जिस टाइम पर तय किया गया था, जिस टाइम पर सोचा गया था कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे तो वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, that may be the schedule and the technical success of the project, कि हमने जो सोचा था कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, जो हमारी क्वालिटी है सॉफ्टवेयर डिवाइस की, जो हमारा टीम का मोरल है, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग आइडेंटिफाइड, उन सारी जगहों पर भी कुछ ना कुछ इश्यूज आ गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिस में कॉज हार्म, इस तरीके के हार्म प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हम क्या कह सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग, एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग दीज प्रॉब्लम्स, सब चीज़ों को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना, एड्रेस कर लेना और उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना जो कि किसी भी तरीके के डैमेज को ला सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क क्लासिफिकेशन। व्हाट इज रिस्क क्लासिफिकेशन, ठीक है, रिस्क क्लासिफिकेशन क्या है, रिस्क को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉरी, तो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क, manage technical risk and business risk. This may be the kind of risk जो हमारे पर्टिकुलर आ सकते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट रिस्क कंसर्न डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बजटरी शेड्यूल, पर्सनल रिसोर्स एंड कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो कई तरीके के प्रोजेक्ट रिस्क में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बजट का इशू आता है, बजट का इशू आता है, शेड्यूल कितने टाइम में वो पर्टिकुलर कंप्लीट होने वाला है, कुछ पर्सनल इश्यूज भी आ जाते हैं, कुछ रिसोर्सेज के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं कि जो हमारी टीम है वो अवेलेबल नहीं है, जो टूल है वो अवेलेबल नहीं है, जो एनवायरनमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, एंड देन भी कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम कि कस्टमर कभी कुछ रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली बता नहीं पा रहा है, उससे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है या वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, तो वहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, प्रोजेक्ट रिस्क, देयर इज अ प्रोजेक्ट रिस्क। सो सॉफ्टवेयर एक ऐसी एंटिटी है जिसको मॉनिटर करना और कंट्रोल करना इट इज़ वेरी टफ। कभी कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको प्राइमरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है वो कब आइडेंटिफाई किया जा सकता है, व्हेन that thing is particularly executed, that thing is particularly taking shape, तब तक उसके पहले हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, अगर हम किसी कार की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सो द प्लान सब कुछ सही तरीके से जाएगा, लेकिन तो भी उसको रिकॉग्नाइज कब तब किया जाएगा जब प्रोडक्ट टेक इट्स शेप, जब वो फाइनली उसको हम
देखते हैं एट इट्स ओन एंड कि यस दिस इज द फाइनल थिंग, दिस इज द फाइनल वर्क जिसको एग्जीक्यूट किया जाना था। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट इज टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क क्या है, टेक्निकल रिस्क कंसर्न पोटेंशियल मेथड, कि किस मेथड का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि कई तरीके के प्रोजेक्ट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो कई तरीके की एक्सपीरियंस टीम्स भी होती हैं और कुछ फ्रेशर टीम्स भी होती हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट पास्ट एक्सपीरियंस, कि प्रोजेक्ट का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन्होंने कौन सी टूल्स कौन सी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया था, क्या उस फर्दर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसकी इंटरफेसिंग की जाएगी, हाउ विल दे गोइंग टू बी टेस्टिंग, मेंटेनेंस कैसे होगा। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन हो सकता है, कुछ इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, टेक्निकल अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, एंड टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, जिनको अब यूज़ किया नहीं जा सकता, जो आउटडेटेड है। ठीक है, तो अब हमारी टेक्निकल फील्ड है, हम वी आर रेगुलरली अपग्रेडिंग आवरसेल्फ। ठीक है, तो मे बी जो चीज़ें पहले यूज़ करी जा रही थी वो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो अब उनका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अपग्रेड करना, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों के साथ कंपैटिबिलिटी बनाना और वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, दिस थिंग्स शुड बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एंड द मोस्ट टेक्निकल रिस्क अपीयर ड्यू टू द डेवलपमेंट टीम्स इनसफिशिएंट नॉलेज। टेक्निकल रिस्क और तब आ जाता है जब जो हमारी डेवलपमेंट टीम है उसको पूरी नॉलेज ही नहीं है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो देयर शुड बी क्लियर स्पेसिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सभी चीज़ों के बारे में क्लियर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कि हर एक टीम की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होनी चाहिए, कि कौन सी पर्टिकुलर टीम का क्या वर्क है और वो उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ रिस्क ऑफ बिल्डिंग एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट दैट नो वन नीड लूजिंग बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट्स। तो ये आइडेंटिफाई करना कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें किसी तरीके का कोई कमिटमेंट, कोई इस तरीके की प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसे इश्यूज ना आए। ठीक, ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क क्लासिफिकेशन। अब कुछ और अदर रिस्क कैटेगरीज दी हुई हैं, तो और कौन सी अदर रिस्क कैटेगरीज है, सबसे पहला है नोन रिस्क। नोन रिस्क मतलब दोज रिस्क दैट कैन बी अनकवर्ड, जो पहले से ही अनकवर नहीं किया जा सकते, असेसमेंट के बाद भी उनके बिजनेस एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट में मे बी कोई चेंजेस हों, तो दैट कैन बी ओनली आइडेंटिफाइड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नोन रिस्क। ठीक, प्रेडिक्टेबल रिस्क, जो रिस्क पहले से ही प्रीवियस प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्टेबल रिस्क, की पहले इस तरीके की प्रॉब्लम फेस की जा चुकी है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम से किस तरीके से ओवरकम करना है, हाउ टू एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट जो वर्क है उससे कैसे एक्सपीरियंस करना है। ठीक, नेक्स्ट इज unpredictable risk. So what is unpredictable risk? Those risks can and do occur, वो रिस्क जो हो सकते हैं बट आर एक्सट्रीमली टफ टू आइडेंटिफाई, जिनको पहले से ही आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। प्रिंसिपल सॉरी, सो देयर आर वेरियस प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। कई तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। व्हाट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव? सो इन दिस वी रिव्यू द बिगर सिस्टम डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम ग्लोबली हम एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से उस पर काम
होना है। ठीक, टेक अ फॉरवर्डिंग लुक व्यू। ठीक है, फॉरवर्डिंग लुक व्यू मतलब वो थ्रेड्स जो फ्यूचर में आ सकते हैं तो उनके बारे में पहले से ही प्लान बनाना कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। ओपन कम्युनिकेशन, तो देयर शुड बी अ ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द टीम मेंबर्स। उनके बीच में अगर फ्री कम्युनिकेशन होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा, तो रिस्क के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। Integrated management. What is integrated management? In this method, risk management is made an integral part. Risk management उसी का है एक part बना दिया जाता है। ठीक, continuous process. In this phase, the risks are tracked continuously throughout the risk management paradigm. तो रिस्क को यहाँ पर कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाता है, कंटिन्यूसली उसको देखा जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उनका प्रॉपर लुकआउट करना और उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। राइट, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट, risk management activities. As we can see in the diagram, there are three main activities. risk management की तीन main activities हैं। कौन कौन सी activities हैं? risk management, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। तो रिस्क मैनेजमेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल में। रिस्क असेसमेंट को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं एज रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। सिमिलरली रिस्क कंट्रोल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, risk monitoring and risk resolution. So this may be considered as the some of the activities which may be involved in the risk management. अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में कि रिस्क असेसमेंट क्या है। सो व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू डिवाइड द रिस्क इन द कंडीशन ऑफ देयर लॉस। उनके लॉस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट मे बी द कंडीशन ऑफ द लॉस। कंडीशन क्या है लॉस के लिए? ठीक है, causing potential for risk assessment, first average should be rated down in two methods. दो तरीके के methods का यूज़ किया गया है। सबसे पहला the possible of a risk coming true, जिसको डिनोट किया गया है R से, और उसके जो consequences हैं उसके रिस्क से रिलेट करते हुए उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S से। ठीक है, तो इस बेसिस पे एक फॉर्मूला जनरेट किया जा सकता है from which we can calculate the priority of the risk, कि किस रिस्क की कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है। सो द फॉर्मूला इज P इज इक्वल्स टू R इंटू S, जहाँ पर P क्या है, P इज द प्रायोरिटी, P इज द प्रायोरिटी विथ विच द रिस्क मस्ट बी कंट्रोल, कि रिस्क को किस तरीके से कंट्रोल करना है, एंड R is the probability of the risk becoming true, और R क्या है, probability है कि रिस्क को किस तरीके से assume किया जा रहा है, and S is the severity loss and that can be caused due to the risk becoming true. रिस्क के चांसेस है कि कितना वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक, सो इफ ऑल आइडेंटिफाइड रिस्क का सेटअप, सारी की सारी चीज़ों को पहले से ही आइडेंटिफाई किया जा सके, देन द मोस्ट लाइकली एंड डैमेजिंग रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड फर्स्ट। तो अगर प्रायोरिटी से अगर देखा जाए इसमें, तो पहले से ही एनालिसिस करेंगे कि किस रिस्क पर सबसे पहले काम करना चाहिए कि जो डैमेज हो वो कम से कम हो। ठीक है, तो रिस्क प्रायोरिटाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से रिस्क को डील किया जा सके। ठीक है, आ रही है बात समझ में सभी को? एवरीबॉडी इज गेटिंग माई पॉइंट? यस एवरीवन, रिप्लाई मी। Yes, ma'am. आ रही बात समझ में? मैम। रितेश क्लियर? Yes, ma'am. आदित्य क्लियर? यस मैम। प्रिंस, ज्योति, आ रही है बात समझ में? विनीता? यस मैम। ओके, तो समझ में आया आपको कि हमने जो रिस्क के बारे में बात करी हुई थी वो हम क्या कह रहे थे?
ये सबने समझ लिया है? इज इट क्लियर टू ऑल कि हमने जो भी अभी डिस्कस करा था रिस्क के बारे में, वो चीज़ें सबको क्लियर है? चलिए, तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है कि रिस्क मैनेजमेंट के दो मेन पार्ट्स है, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल, ठीक, तो आगे हम इसमें रिस्क असेसमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या थी इसमें? रिस्क असेसमेंट का नेक्स्ट पार्ट क्या है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन पे जाते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है? इन दिस द ऑर्गेनाइजर need to anticipate the risk in the project as early as possible। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए दैट विल बी वेरी वेरी गुड। जितने जल्दी आइडेंटिफाई होगा उतने जल्दी उसको रिड्यूस करने की, उसको रिजॉल्व करने की प्लानिंग की जा सकेगी, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके का रिस्क है, उसकी कौन सी कैटेगरी है, दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो कई तरीके के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क क्या होता है? जहाँ पर किस तरीके का सॉफ्टवेयर या किस तरीके की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, वो पहले से मैम ही अज्यूम करना। यस स्क्रीन नॉट शो। यस नो मैम। यस। नो मैम। हाँ, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके? नहीं मैम, नहीं, अभी भी दिख रहा है, आधा आधा दिख रहा है, आधी नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके, ठीक यस है, मैम। एक मिनट। यस मैम, दिख गया। दिख गया, ओके, राइट। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, हम क्या कहना चाह रहे थे? हम कह रहे थे यहाँ पर कि जो हमारे रिस्क है, जो हमारे रिस्क है हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी रिस्क, किस तरीके की हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज़ करा जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट। तो दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ना कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, तो सबसे पहले उसको रिजॉल्व करना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फिर दूसरा है पीपल रिस्क, ठीक है। तो रिस्क क्या है? किस तरीके से जो डेवलपमेंट टीम है उसमें किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, इज देयर डूइंग देयर ऑल द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मतलब कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाना, तो इट इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग कि वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक। Next is tool risk. Tool risk that assume from the software tools and other software used to create the system, कि किस तरीके से उनके जो टूल्स हैं और उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम को क्रिएट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट रिस्क। So what is requirement risk? Risk that assume from changes to the कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उन रिक्वायरमेंट को किस तरीके से मैनेज करना है, तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट रिस्क, ठीक है, कि कैसे उसके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है, जो भी उनके चेंजेस हैं उनको किस तरीके से अडाप्ट किया जा रहा है। Next is estimation risk. So a risk that assume from the management estimates, कि किस तरीके से उनका estimate किया जा रहा है, what are the resources required to build the system, कि system को build करने के लिए कौन कौन से resources required हो सकते हैं, ठीक। This is the risk identification. Next हम move करते हैं risk analysis पे। So risk analysis process में you have to consider every identified risk। हमें क्या करना है?
जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जो भी हो सकता है, उन सारे रिस्क को हमें पहले से ही आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो हमने जितने भी कैटेगरीज देखे हैं उसमें हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी करते हैं कि वो जो रिस्क है हम उसे आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन देयर में बी द चांसेस, कुछ प्रेडिक्टेबल रिस्क होते हैं और कुछ अनप्रेडिक्टेबल रिस्क होते हैं, लेकिन एक प्रायोरिटी सेट करी जा सकती है टू किस तरीके से हम पहले किस रिस्क को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर किस रिस्क को रिजॉल्व करेंगे जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम इस रिस्क को रिजॉल्व कर लेंगे कि दूसरी चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैसे एनालिसिस होगा? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस प्रोजेक्ट। पहले से अगर किसी प्रोजेक्ट में एनालिसिस किया हुआ है, उसके प्रॉब्लम्स को देखा हुआ है, उनको एनालिसिस किया हुआ है, तो इससे क्या किया जा सकता है? आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, हम एक एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं बना सकते, सिर्फ हम एक प्रोबेबिलिटी बना सकते कि लगभग इतना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम रिस्क को एस्टिमेट कर सकते हैं वेरी लो टू वेरी हाई के बीच में। वेरी लो होता है 0 से 10%, लो होता है 10 से 25%, मॉडरेट होता है 25 to 50% एंड हाई होता है 50 to 75%। सो इन दिस वे देर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर द डिफरेंट रिस्क। ठीक है, एंड इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ द रिस्क में बी डिटरमाइंड एज, उसके इफेक्ट को कैटेगराइज किया गया है एज कैटास्ट्रोपिक। कैटास्ट्रोपिक मतलब कि वो प्लान के सर्वाइवल को ही मुश्किल में डाल देता है। ठीक है, सीरियस हो सकता है, सीरियस मतलब कि कितना भी डिले हो सकता है, एंड टॉलरेबल मतलब कि यस इट कैन बी कंप्लीटेड विद इन सम पर्टिकुलर, आफ्टर कुछ डिले के बाद दैट कैन बी कंटिन्यूड। ठीक है, तो दीज में बी कंसिडर्ड एज द इफेक्ट्स ऑफ द रिस्क, इनको रिस्क का इफेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब जो हम कुछ हमारे फर्दर के क्लासिफिकेशंस रह गए हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। काइंडली टर्न ऑफ योर कैमराज, आई विल टेक योर अटेंडेंस।